दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 15 तारीख के डेट में बिहार सिविल कोर्ट प्यून की जो एग्ज़ाम हुई थी, उसमें फर्स्ट शिफ्ट की जो हिंदी की जो 35 प्रश्न आई, उसके 35 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि 35 क्वेश्चन का आदर्श उत्तर क्या होना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और अगर आप मिला रहे हैं तो आप ज़रूर इस 35 प्रश्नों को एक बार चेक कर लें कि मैंने कौन कौन से प्रश्नों का सही उत्तर बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अंधेरे कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो ये जो सेंटेंस है, अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो इस वाक्य में सर्वनाम पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है कुछ, दिखना, अंधेरा या कमरा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ, यानी कि अंधेरे कमरे में कुछ जो यहाँ पे आया है शब्द, ये जो है ये सर्वनाम है। तो अगर आपने कुछ उत्तर लगाया होगा तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ कोई जो है ये एक तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी हमें ये पता नहीं है कि कौन आया था। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण हो जाएगा। तो इसका आदर्श उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि संदेह का विशेषण क्या होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। संदेह का विशेषण शायद, शंकालु, संदिग्ध या शक। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का, वो संदिग्ध हो जाएगा, यानी संदेह का जो विशेषण होगा वो संदिग्ध होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है दयालु, खेल, खिलाड़ी, धार्मिक। यानी खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना शब्द से कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है? दयालु और धार्मिक तो नहीं होगा। खेल और खिलाड़ी में ये 2 ऑप्शन आता है। तो खेलना शब्द से बना विशेषण है, तो खेलना यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा खिलाड़ी। तो इसका सही उत्तर खिलाड़ी हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो यहाँ पे देशज शब्द पूछा गया है अग्नि, प्रार्थना, खेत और लोटा। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा लोटा जो है वो देशज शब्द है। प्रश्न संख्या 6 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द जो हो जाएगा वो विद्यालय। विद्यालय जो है वो यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 के कि निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्प में से चुनें कि जिसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है? यानी जिसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है, इंद्रिय कहा जाता है, इंद्रियाशेष कहा जाता है या इंद्रजीत कहा जाता है। तो जिसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात, सामान्य नियम के विरुद्ध किए गए बातों को क्या कहा जाता है? अपवाद, वाद, संवाद या विवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवाद। अगला प्रश्न है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता है? सुलभ, अलंघ्य, दुर्गम या दुर्लभ। तो जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे दुर्लभ कहा जाता है। तो अगर आपने ये उत्तर लगाया होगा तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या 10 कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। काफ़ी आसान सा ऑप्शन दिया गया है वर्णीय, अवर्णीय, अनुवर्णीय या कथनीय। तो जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसे अवर्णीय कहा जाता है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा?
तो नेता से नेत्री बना है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 11 का वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि ने किस कारक विभक्ति में है, संबंध, आपादान, कर्ता या कर्म। तो कारक की विभक्ति में कर्ता ने आता है, तो कर्ता ने कर्म को, यानी ने विभक्ति जो है यहाँ पर कर्ता को सूचित कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कर्ता। अगला प्रश्न है कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे कारक की विभक्तियों को एक बार देखेंगे। मेरे दोस्त के लिए, तो के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के लिए कहाँ पे हो रहा है, संप्रदान के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त उपसर्ग का चयन करें। तो संकल्प में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग होगा, कौन सा उपयोग लगा हुआ है, तो स में म हलंत, यानी सम उपसर्ग से बना हुआ है। आगे है प्रश्न संख्या 27 कि अभ्यागत, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ जो है वो बदल देता है, तो अभ्यागत में अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय का चयन करें। प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में यानी अंतिम में लग करके उसका अर्थ जो होता है वो परिवर्तन कर देता है। तो आंशिक, आंशिक, तो इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आंशिक में एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अ का नहीं है, क का भी नहीं है, सिक का भी नहीं है, एक प्रत्यय। आगे है प्रश्न संख्या 29 कि अंतिम, अंतिम में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो इम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है इसमें। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों के लिए उनके अर्थ में दिए गए विकल्पों में से चुनना है। एक आँख ना भाना मतलब क्या होगा, उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो एक आँख ना भाना का क्या होगा, एक आँख ना भाना यानी कि उसका उपेक्षा किया जा रहा है, तो उपेक्षा करना हो जाएगा। आगे है दिल पसीजना, दिल पसीजना का मतलब होता है दया आना, ऐसे दिल को लुभा लेना ये गलत है, थक जाना गलत है, शोक प्रकट करना मतलब कि एक तरह से एक दुख प्रकट करना, लेकिन यहाँ पे दया आना ज़्यादा उचित हो रहा है। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से क्या है, तो प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से क्या है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे हो रहा है। एक तरह से प्रयागराज जो है वो किसी एक जगह का नाम है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। आगे है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है, अमीर, गरीब, भिक्षुक या अमीरी। तो यहाँ पे अमीरी जो हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध भाग को दिए गए विकल्पों में से चुनें। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है, इसमें यहाँ पे बी नंबर हमें त्रुटि लग रहा है, तो इसका बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। यह जरूरी नहीं कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे, तो यहाँ पे सी नंबर जो ऑप्शन है ये गलत हमें लग रहा है। तो आइए इंग्लिश का भी थोड़ा देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू मेक द सेंटेंस गिवन बिलो मीनिंगफुल कंप्लीट। तो हर डिसेंट एटीट्यूड कंपनजेट हर शॉर्ट टेम्पर, तो यहाँ पर कंपनजेट के साथ फोर का प्रयोग होता है, तो कंपनजेट फोर होगा यहाँ पर सही उत्तर। कुछ और प्रश्न हिंदी के रह गए थे, निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जैसे ताजमहल का अद्भुत नमूना है, तो यह क्या है, ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। मोहन ने डैश
से देशभक्ति का संकल्प लिया? तो मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प लिया। आगे है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे दीर्घायु ये सही नहीं है, दीर्घायु ये भी सही नहीं है, दीर्घायु ये भी सही नहीं है। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घायु। आगे शुद्ध वर्तनी में अध्ययन, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अध्ययन में अ आधा ध, 2 को य होगा, उसके बाद से 9 होता। आगे है प्रश्न संख्या 18 कि निम्नलिखित शब्दों में से सही संधि विच्छेद करना। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाजुड़ उत्सव। बी नंबर यानी 18 का बी नंबर जो ऑप्शन है ये सही है। आगे फिर पूछा गया कि अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्यधिक का होगा अति प्लस अधिक। आगे है प्रश्न संख्या 20। समास से प्रश्न पूछा गया है कि मृगनयन में कौन सा समास है? तो मृगनयन में कर्मधारय समास है। वहीं नीलांबर में भी कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्दों का चयन करके सही विकल्पों का चयन करना है। अस्त का क्या होता है? अस्त मतलब कोई भी चीज़ का डूबना, तो अस्त का विलोम उदय होगा। कृत्रिम का होता है प्राकृतिक। आगे है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द। माँ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो माँ का पर्यायवाची शब्द प्रशु होता है। किरण का पर्यायवाची शब्द किरण का मरीचि होता है। तो ये 35 प्रश्न मैथ के थे। 35 प्रश्न जो थे वो हिंदी के थे। और आपने अगर इसमें सही प्रश्न बनाया होगा तो आप इसे ज़रूर एक बार मिलान कर लें, और कहीं कोई त्रुटि लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आगे अंग्रेजी वाला भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे तो लुकिंग फॉरवर्ड टू हो जाएगा, तो ये ऑप्शन 2 यहाँ सही है। मोर देन 20 ईयर्स हैव नाउ पास्ट, ये सिंस यहाँ पे हो जाएगा। सिंस आई है माई फर्स्ट फ्लाइट। द मैन इज ब्लाइंड, तो ब्लाइंड या तो ऑफ या इन होना चाहिए। तो यहाँ पे द मैन इज ब्लाइंड ऑफ होना चाहिए, ऑफ वन आइज। बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वॉच कॉल्ड ऑफ, यानी कि रद्द कर दिया गया। यहाँ पे सी होगा। आगे सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे ये अब्यूंडेंस जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। लग्जरी LUXURY होता है लग्जरी का। पार्टिकुलर यहाँ पे सही हो जाएगा, PARTICULAR। कैसेट का होता है CASSETTE, यहाँ पे 44 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं चूज का CHOOSE हो जाएगा यहाँ पे। ये डी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि टिट फॉर टैट, यानी टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसा को तैसा। तो इसका ईडीएम से प्रश्न पूछा गया है। टू रिवॉर्ड पीपुल फॉर द गुड टर्न्स, टू डू हार्म एज डन टू यू। हाँ, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसा को तैसा, यानी टू डू हार्म एज डन टू यू। आगे है टर्न ए डीफ ईयर, तो टर्न ए डीफ ईयर मतलब बिल्कुल उसकी बातों को अवहेलना करना। टू पे नो हीट इसका ऑप्शन हो जाएगा इससे। आगे है जुडिशियस का सिनोनिम जो हो जाएगा वो वाइज हो जाएगा। और कंडेम्ड का मतलब क्या हो जाता है? कोई भी चीज़ को कमांड करना, कम्प्लीमेंट करना, डिनाउंस करना या अप्रूव करना। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये डिनाउंस यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें अगर कोई अशुद्धि हुई है तो। जुबिलियंट मतलब होता है खुशी मनाना, अपोजिट वर्ड लिखना है, तो ये सॉरोफुल हो जाएगा इसका ऑप्शन का। तो ये इंग्लिश के 15 प्रश्न और हिंदी के 35 प्रश्न थे, कुल मिला के 50 प्रश्न। और आगे की वीडियो में हम मैथ के लिए 35 प्रश्न आपके लिए लाएंगे कि उसका आदर्श उत्तर क्या होना चाहिए। और अगर कहीं भी आपको त्रुटि लग रही है तो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर ज़रूर मेंशन करेंगे।
वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।